नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ जा रही है, ये बहुत सारे लोगों को सताने वाला सवाल है। और आज के वीडियो का जो शीर्षक मैंने दिया है वो देखकर बहुत सारे लोग चौंक जाएंगे कि मायावती का मतलब क्या है। महाराष्ट्र में कौन बनेगी मायावती? शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी? तो इसका मतलब क्या होता है? आप चौंक जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मायावती होना अगर हमें समझना है तो हमें पिछले विधानसभा चुनाव में 2 महीने पहले जो नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा के आए उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जो मतगणना हुई थी, उसके बाद मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 1 एमएलए मिला। 403 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। उसमें सिर्फ 1 एमएलए होने का मतलब मानो बीएसपी या मायावती ये कोई पार्टी रही नहीं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने शायद 400 के आसपास उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उनमें से एक चुनकर आया। और हम दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की ताकत भी घटी है। 315 या 325 के आसपास बीजेपी के एमएलएस थे, विधायक थे, वो घटकर 275 या ऐसे कुछ आ गए। लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी, उसकी ताकत बढ़ी है। जो कुछ 47 वगैरह थे 2017 में, वो बढ़कर 125 तक आ गई। यानी 150 गुना अखिलेश की ताकत बढ़ी और मायावती की ताकत मानो सुपड़ा साफ हो गई, कुछ बची ही नहीं। तो इसका कारण क्या है? सिर्फ वोट कम मिले ये वगैरह बोलना गलत होगा। ये पॉलिटिकल इलेक्शन जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। वोटर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते हैं। लेकिन हम अगर उसमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो शायद हमें ऐसी बातें जो उसका रहस्य है वो समझ में आता है। अब देखिए, वैसी 2022 के विधानसभा चुनाव की बात हम करें तो ठीक है, हम कहेंगे मायावती का यानी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। 403 में एक ही विधायक बचा है। लेकिन अगर 214 का लोकसभा चुनाव देखें तो 80 में से बीएसपी को एक भी एमपी लोकसभा का संसद सदस्य चुनकर लाना इम्पॉसिबल हो गया था। वो पूरे के पूरे हार गए थे। लेकिन 2019 का चुनाव लोकसभा का देखें तो मायावती ने अखिलेश के साथ महागठबंधन किया। दोनों ने आरएलडी को साथ लेकर आधी सीटें लड़ाई थी। उसमें से मायावती को बहुत फायदा हो गया। मायावती के 10 लोकसभा सांसद चुनकर आए, जबकि समाजवादी पार्टी के जो 5 थे वैसे ही 5 पर रुक गई समाजवादी पार्टी। लेकिन 3 साल में यानी 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी को उछाल मिला और आज समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा विधायक लेकर विधानसभा में बैठी है। तो ये क्यों होता है? वोटर जो है, मतदाता, वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ क्यों जाता है? और जाता है उसको ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवीकरण होता है। तो जिस ढंग से ये हुआ है, क्या उसी ढंग से और किसी राज्य में हुआ है? बिल्कुल वैसी हालत हमने बंगाल में देखी। बंगाल में आपको याद होगा 2016 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस एक साथ आए थे।
और कांग्रेस कम से कम 50 के आसपास कुछ सीटें थी और 2 नंबर की पार्टी बनी। बीजेपी तो बहुत लंबी 3 विधायक वाली पार्टी थी। लेफ्ट फ्रंट के कुछ 8-10 एमएलए थे। लेकिन 5 साल बाद फिर बंगाल में जब चुनाव हुआ तब बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी और उस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों का फिर से गठबंधन था, लेकिन उनका सफाया हो गया और उनके बहुत सारे वोटर 2019 की लोकसभा चुनाव में और 2021 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ गए। तो इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो मतदाता की सोच जैसे बदलती है उस ढंग से मतदान का यानी वोटिंग का पैटर्न बदलता है। यूपी में और बंगाल में जो हुआ वो एक पैटर्न है। लोग आहिस्ते आहिस्ते हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसको द्विपक्षीय पार्टी के तरफ लेके जा रहे। एक जीतने वाली पार्टी होगी, एक हारने वाली पार्टी होगी, लेकिन हारने वाली पार्टी 2 नंबर की होनी चाहिए। यानी नेक्स्ट टाइम अगर चांस हो तो वो 2 नंबर की पार्टी 1 नंबर बन सकती है। लेकिन बिखरा हुआ जो मतदान है, यानी एक बड़ी पार्टी है। अब देखिए यूपी में हमने देखा कि 403 में से 325 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी, कुछ 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 19 सीटें मायावती को मिली थी, कांग्रेस को कुछ 7-8 सीटें मिली थी। तो 10 मार्च को जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस के 2 एमएलए बचे और मायावती का 1 एमएलए बचा। यानी बीच के जो 3 सीटें हम छोड़ दें तो 400 में 275 और 125, यानी 2 ही पार्टियां पूरी की पूरी विधानसभा खा गए। तो इसको मैं द्विपक्षीय यानी टू पार्टी डेमोक्रेसी बोलता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे देश का मतदाता चुनाव 2 पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जा रहा है। अब हम देखें अगर तरीके से तो वही बात बंगाल में हुई है। उसकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव में हो गई, जहां सिर्फ 2 एमपी संसद सदस्य कांग्रेस को मिले और 40 जो बचे थे उसमें से 22 ममता को मिले और 18 बीजेपी को मिले। विधानसभा में फिर से बीजेपी 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी। तो ये जो पैटर्न है वो आहिस्ते आहिस्ते एक राज्यों में आते जा रहा है। ये बात नई भी नहीं है। हम कुछ साल पहले 20-25 साल पहले जाए तो हमको यही दिखाई देता है कि आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस को हटाकर मतदाताओं ने बीजेपी को सेंट्रल पार्टी बना दिया, सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते ओझल होती जा रही पार्टी, खत्म होती जा रही पार्टी और उसकी जगह दूसरी पार्टियां लेती जा रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी उभरी, बिहार में आरजेडी पार्टी उभरी, फिर उसके बाद जेडीयू या समता पार्टी उभरी, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी उभरी थी। अब देखिए इसका इम्पैक्ट जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, हम पिछले 3-4 चुनाव से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में यूपी की तरीके से 4 पार्टियों में राजनीति बटी थी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी। और इनमें 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो चारों पार्टियां अलग अलग लड़ी थी और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2019 में फिर से कांग्रेस एनसीपी साथ आ गए, शिवसेना बीजेपी साथ में आ गई और शिवसेना बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई थी। लोगों ने तय किया था कि भाई हमको दोनों कांग्रेस नहीं चाहिए, उनको अपोजिशन में बिठाएंगे और शिवसेना बीजेपी को सत्ता में बिठाएंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसलिए उद्धव ठाकरे अपने एमएलए लेकर
जो हारी हुई पार्टियां थी उनके साथ चले गए और उन्होंने एक अलग गठबंधन बनाया जिसको महाविकास आघाड़ी बोला जाता है। जबकि लोगों ने इनको कोई कौल नहीं दिया था, ऐसा नहीं बताया था कि भाई ये 3 पार्टियां हमें चाहिए, बिल्कुल नहीं। लोगों ने दोनों कांग्रेस को हराया था और बीजेपी और शिवसेना को लोगों ने अपना कल दिया था, अपना वोट दिया था, लेकिन वो लताड़ कर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दोनों कांग्रेस के साथ चले गए। जब इस ढंग की राजनीति होती है तो वोटर फिर सोचने लगता है कि क्या हमने किया वो सही किया था। अगर हम दोनों कांग्रेस और शिवसेना मिलकर एक गठबंधन बनकर मेजॉरिटी बना सकते हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो क्या यह सरकार बनती। जबकि लोगों को दोनों कांग्रेस सत्ता में नहीं चाहिए थी, फिर भी अगर उनको शिवसेना ने सत्ता में लाया है तो लोगों का सबसे ज़्यादा गुस्सा शिवसेना पर रहेगा, क्योंकि जो 15 साल से सरकार बना रही पार्टियां थी दोनों, एनसीपी और कांग्रेस, उनको 2014 में लोगों ने हटाया था और 19 में भी हटाया था। फिर भी उनको अगर शिवसेना सत्ता में लाती है तो सबसे बड़ा गुस्सा लोगों का किस पर होगा? शिवसेना पर होगा। जो बात हम यूपी में देख सकते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले जब उपचुनाव हुए थे तो फूलपुर और गोरखपुर दोनों जगह मायावती ने समाजवादी उम्मीदवार का सपोर्ट किया था, वो दोनों जीते थे। फिर जब महागठबंधन की चर्चा शुरू हुई तो समाजवादी, सपा और बसपा इकट्ठा आ गए, लेकिन फिर भी लोगों का उन पर इतना भरोसा नहीं था। लोगों ने उनको 15 सीटें दे दी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और 10 सीटें मायावती को दे दी। लेकिन गठबंधन का फायदा उठाने के बाद मायावती ने दगाबाजी की। 2 या 3 महीने में मायावती ने अखिलेश के साथ जो गठबंधन था वो तोड़ दिया, जबकि नुकसान अखिलेश का हुआ था। फिर भी अखिलेश ने गठबंधन नहीं तोड़ा, गठबंधन मायावती ने तोड़ा और उसकी कीमत मायावती को 2022 के मार्च में चुकानी पड़ी। हमने देखा है कि मायावती की पार्टी के 19 विधायक थे, लेकिन उसमें से एक बचा क्योंकि लोगों ने गुस्सा दिखाया कि भाई आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखते हो, फायदा देखते हो। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हो तो आपको लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी अखिलेश के साथ रहना चाहिए था, गठबंधन तोड़ना नहीं चाहिए था। तो गुस्सा किस पर उतर गया? मायावती पर उतर गया और मायावती का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया लोगों ने। क्यों कर दिया? बिल्कुल सीधी बात है कि आपने लोकसभा में अगर अखिलेश के साथ हाथ मिलाया था तो वही बात कंटिन्यू रखना जरूरी था, क्योंकि गठबंधन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मायावती को मिला था। उसी तरीके से हम महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ रहने का फायदा शिवसेना को भी मिला था। जितनी सीटें लड़ाई उसमें से अच्छी खासी सीटें शिवसेना की आई थी। फिर भी हमको ही चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसलिए शिवसेना अलायंस से हट गई, युति से हट गई और जिनको लोगों ने हराया था, जो पार्टियां लोगों को नहीं चाहिए थी उनके साथ चली गई, तो लोगों का सबसे बड़ा गुस्सा शिवसेना पर होगा। और जो अब देखिए एक बात होगी कि तीनों पार्टियां एक साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी आज नहीं बोल सकते, लेकिन जब कभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं तब तीनों पार्टियां इकट्ठा लड़ेगी, तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान इसीलिए शिवसेना का होगा। अकेली लड़ी तो भी होगा और दोनों कांग्रेस के साथ लड़ी तो भी शिवसेना का नुकसान होगा, क्योंकि शिवसेना ने वोटर के साथ दगाबाजी की है। इसलिए मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में
अगला चुनाव जो होगा वो 3 पार्टियां इकट्ठा शायद होगी या अलग अलग लड़ेगी, लेकिन इनमें से किसी एक पार्टी की मायावती यानी बीएसपी हो जाएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये 3 पार्टियों में से एक पार्टी, किसी एक पार्टी को या शायद 2 पार्टियों को मतदाता सुपड़ा साफ कर देगा। जिस ढंग से बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट इकट्ठा होकर खड़े हो गए, लेकिन उनको लोगों ने ख़त्म कर दिया और बीजेपी को 2 नंबर पार्टी बनाया, तो इन 3 पार्टियों में इकट्ठा लड़े या अलग लड़े, उनमें से 2 या 1 पार्टी पूरी की पूरी सुपड़ा साफ होने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन 3 पार्टियों में से किसी एक का कम से कम बीएसपी बन जाएगी, मायावती बन जाएगी, यानी ये पार्टी 3 में से एक पार्टी। कांग्रेस की जड़ें बहुत दूर तक फैली है, तो कांग्रेस का तो पूरा सुपड़ा साफ आज महाराष्ट्र में नहीं होगा, राष्ट्रवादी का भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में हारने वाली पार्टी जो कोई होगी, बुरी तरह से हारने वाली पार्टी होगी, तो मुझे लगता है कि शिवसेना बुरी तरह से हारेगी, क्योंकि मतदाता के साथ अगर दगाबाजी किसने की है तो शिवसेना ने की है। इसलिए अगला चुनाव अगर मिड टर्म पोल आ जाता है, मध्यावधि चुनाव आ जाता है, या तो 2024 में चुनाव आ जाता है, जब कभी चुनाव होगा तब सबसे बड़ा नुकसान शिवसेना का होगा। शिवसेना की बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हो जाएगी, उद्धव ठाकरे की मायावती हो जाएगी। देखेंगे आगे क्या होता है। ये आज का मेरा असेसमेंट ही है, ये बताना ज़रूरी समझा, इसलिए कहा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।